आदरणीय विनय जी, रामभाव मालगी प्रबोधिनी के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी श्रोतागण, देवियों और सज्जनों, सुशासन महोत्सव बड़ा ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पर्व आप लोगों ने आयोजित किया। इसके लिए सर्वप्रथम आप सभी को मेरा हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राज्य की जब हम संकल्पना करते हैं तो उसके अंतर्गत 4 पहलू हैं। पहला है शास्त्र, दूसरा साधु, तीसरा समाज और चौथा शासन। अंग्रेजी में गवर्नेंस शब्द लैटिन के कुबरनेर या ग्रीक के गुवर्नर अर्थात टू स्टीयर या डायरेक्ट से आता है, लेकिन संस्कृत में शस धातु से ये 4 शब्द बनते हैं। शस अर्थात टू डिसिप्लिन, टू रूल, टू कंट्रोल, टू डायरेक्ट, दिशा देना, नियंत्रित करना, शस। उससे आता है पहला शास्त्र, दूसरा शिष्य, तीसरा शासन और चौथा शस्त्र। तो राम राज्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये 3 विशेष स्थान 3 विभिन्न प्रकार के शासनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला है अयोध्या, जो कि राम राज्य की हम चर्चा करते हैं। तो अयोध्या के अंतर्गत जो हम देखते हैं वो है संस्कृति। संस्कृति का अर्थ ये है कि लोग अपने दिए गए कर्तव्यों का पालन करें। संस्कृति का अर्थ है कि लोगों के अंदर सर्वप्रथम नैतिकता हो। संस्कृति का अर्थ है कि सर्वप्रथम शांति, समृद्धि और प्रगति। तो जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो उसका अंततोगत्वा परिणाम या अनुभव क्या होता है, वो ये 3 है। अंत में शांति, समृद्धि और प्रगति होनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस ने 8 पैरामीटर्स दिए हैं गवर्नेंस के। तो रामायण के, वाल्मीकि रामायण के इस अयोध्या नगरी के अंतर्गत जो संस्कृति है उसके अंतर्गत हम 4 पहलू देखते हैं। पहला है पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, और किसी भी निर्णय के पीछे लोगों का उसमें भागीदारी होना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए जब दशरथ महाराज के पास विश्वामित्र मुनि आए, उन्होंने निवेदन किया कि रामचंद्र को हमारे साथ भेजिए, तो दशरथ महाराज ने स्वयं निर्णय नहीं लिया। जितने वहाँ उपस्थित ऋषि मुनि गण थे उन लोगों का विचार विमर्श करना आरंभ किया, उनकी ओपिनियंस लिए। दशरथ महाराज स्वयं नहीं चाहते थे कि रामचंद्र उनके साथ जाएं, विश्वामित्र मुनि के साथ जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा रामो राजीव लोचन, क्योंकि रमन्ते योगिनो अंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। रामचंद्र स्वयं आनंद के, शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं, लेकिन वात्सल्य भाव से प्रेरित दशरथ महाराज को लग रहा था कि क्या होगा। लेकिन विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे कि भाई आपने मुझे वचन दिया है कि आप मेरी इच्छाओं की पूर्ति करोगे, तो रामचंद्र को मेरे साथ आना आवश्यक है। और उन्होंने वशिष्ठ ऋषि की ओर संकेत करते हुए कहा, वशिष्ठोपि महातेज, वशिष्ठ को पूछ लो जिसके साथ मेरा पूर्ण मतभेद हमेशा रहता है, लेकिन वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि रामचंद्र मेरे साथ आएँ, क्योंकि इससे जन कल्याण होगा। और वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हाँ, अयोध्या नगरी के बचाव के लिए आवश्यक है रामचंद्र जी जाएं। तो दशरथ महाराज की इच्छा न होते हुए भी उन्होंने रामचंद्र जी को जाने दिया। तो ये पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग गवर्नेंस का पहला पहलू है। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, अर्थात जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्णन किया, रूल ऑफ लॉ को जब पालन किया जाए तो गवर्नेंस स्ट्रांग होता है। दशरथ महाराज ने संकल्प किया कि मैं अब रिटायर हो जाऊंगा, क्योंकि नियम था कि भाई सेवानिवृत्त होना चाहिए। संपूर्ण अयोध्या नगरी को एकत्रित किया और सबके सामने घोषणा की कि अब मैं सेवानिवृत्त होकर रामचंद्र को राज्याभिषेक करके उनको राजा नियुक्त करूंगा।
जैसे ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, घोषणा की, भयंकर जय घोष हुआ और इतनी जोर की ध्वनि सुनकर वो भी घबरा गए कि ये उल्लास क्यों। और तब एक मंत्री सामने आए और दशरथ महाराज से उनसे प्रश्न किया कि भाई मेरी ये रिटायरमेंट की घोषणा सुनकर इतना जोर का धमाका क्यों हुआ। तो मंत्री ने कहा, राजन, पिछले 60,000 वर्षों से आप यहाँ पर राज्य का कार्य संभाले हो, 60,000 वर्षों में आपने कितने ही निर्णय लिए, लेकिन अभी जो आपने निर्णय लिया रिटायर होने का, ये 60,000 वर्षों का बेस्ट डिसीजन था। ये सुन के दशरथ महाराज कुछ समय के लिए इनसिक्योर हो गए कि मैं इतना नालायक हूँ क्या कि मेरे रिटायरमेंट का लोग आनंद मना रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने रूल ऑफ लॉ फॉलो किया और कहा कि नहीं, समय आ गया और हम सेवानिवृत्त होंगे। तीसरा गवर्नेंस का पहलू है कंसेंसस। हाँ, हर एक व्यक्ति का मत एक साथ लेकर आगे चलना कई बार संभव नहीं हो पाता, लेकिन जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। रामचंद्र जी को वनवास घोषित किया गया, सीता मैया को तो वनवास घोषित नहीं हुआ था, लेकिन वो आई और कहने लगी हम भी चलेंगे। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, आप हमारे साथ नहीं चलोगे। तो सीता देवी कहती हैं कि मैं आगे चलते हुए आगे के कांटों को समाप्त करते हुए आपके लिए मार्ग प्रशस्त करूंगी। तो आचार्यगण बताते वास्तव में कह रहे थे कि आपका मिशन है रावण का वध करना, लेकिन वध करने के लिए कोई एक्सक्यूज होना चाहिए, तो मैं वो एक्सक्यूज बनने के लिए तैयार हूं। रामचंद्र जी ने उनको स्वीकार किया। फिर लक्ष्मण ने कहा कि अरे ये जा रही है तो हम क्यों नहीं चलेंगे, हम भी चलेंगे। रामचंद्र जी उनको मना करने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण भी हट अपने जिद पर आ गए और उन्होंने कहा कि अगर कोई भयंकर ज्वालामुखी हो या कोई वन के अंदर आग लगी हो तो मैं प्रथम आगे जाऊंगा और फिर रामचंद्र जी मेरे पीछे आएंगे, क्योंकि ये मेरा सेवा भाव है। क्योंकि लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है लोग नहीं जानते। सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यपि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण इव पर। लक्ष्मण शब्द का अर्थ है जो लक्ष्मी संपन्न हो। कौन सी लक्ष्मी से संपन्न थे लक्ष्मण? रामचंद्र जी के प्रति सेवा भाव से संपन्न थे, इसलिए वो लक्ष्मण कहे गए, लक्ष्मी संपन्न। तो ये कंसेंसस बिल्ड करना बहुत आवश्यक है। और कई बार लोगों की अपेक्षा और वास्तविकता के बीच जब अंतराल होता है तो लोग तनाव में आ जाते हैं। स्ट्रेस इज कॉज बिकॉज ऑफ अ गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि भाई IIT के बाद आप ये साधु कैसे बन गए, कुछ अफेयर ब्रेक हो गया था क्या, प्रॉब्लम क्या था? तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं जब कॉलेज में था तो मेरा एक मित्र IIT में टॉपर था, सुइसाइड अटेम्प्ट किया। आज भारत में 370 लोग प्रतिदिन सुइसाइड कर रहे हैं, ये वास्तविकता है। उस समय इतना कॉमन नहीं था, तो मैं घबरा गया कि भाई तुम सुइसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? बोलता है कि मैं हमेशा गोल्ड मेडल मुझे मिलता था, इस एग्ज़ाम में मुझे सिल्वर मेडल मिला, इसलिए मैं टॉलरेट नहीं कर पाया, आई ट्राइड टू कमिट सुइसाइड। उसी एग्ज़ाम में मेरे 3-4 दूसरे मित्र थे जो 4-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, लेकिन पूरे कैंपस में आराम से घूम रहे थे, हंसते खेलते, दूसरों को आशीर्वाद देते हुए। तो मैंने उनको पूछा, यार तुम तो बड़े निर्लज हो, 4-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, लुढ़क गए, आराम से घूम रहे हो, लज्जा नहीं आती? वो बोले अपना फिलॉसफी सिंपल है, कॉलेज में घुसना अपना काम है, निकालना कॉलेज का काम है। तो इसलिए हर व्यक्ति के मन में अपनी एक अपेक्षा होती है और उस अपेक्षा के अनुसार कुछ प्राप्त न हो तो तनाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर रामचंद्र जी ने देखा कि हाँ भाई सीता देवी की अपेक्षा है, लक्ष्मण की अपेक्षा है, और सुमित्रा ने लक्ष्मण को कहा कि आप अभी जा रहे हो, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छ राम यथा सुखम। आप अपनी अपेक्षाओं को मैनेज करो, मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस लक्ष्मण। रामचंद्र को दशरथ के रूप में देखो, सीता को मेरे रूप में देखो, और अयोध्या को राजमहल के रूप में देखो, क्योंकि परिस्थितियों के ऊपर हमारी सीमित नियंत्रण है। वी हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर अवर सर्कमस्टेंसेस बट अनलिमिटेड कंट्रोल ओवर अवर कॉन्शियसनेस। ट्राई टू मैनेज योर कॉन्शियसनेस एंड एक्सपेक्टेशन। तो ये कंसेंसस बिल्डिंग गवर्नेंस का तीसरा बहुत बड़ा पहलू है। चौथा है इक्विटी एंड इंक्लूजन। रामचंद्र जी वनवास में गए, गुहा को मिले, वनवासी थे। गुहा ने रामचंद्र जी को सोने के लिए राम और सीता को वहाँ पर कुछ कुशा के घास दिए,
राम और सीता तो सो गए आराम से, लेकिन लक्ष्मण हाथ में तलवार लिए घूम रहे हैं। गुहा ने लक्ष्मण को पूछा, आप नहीं सो रहे? लक्ष्मण ने कहा, नहीं, रात को कोई राक्षस आक्रमण करेंगे तो मैं गार्ड करूंगा इनको। तो गुहा के मन में संशय हुआ, संदेह हुआ। गुहा ने सोचा कि शायद भरत का भेजा हुआ एजेंट है लक्ष्मण, कि रात को सोते हुए तलवार से समाप्त कर देगा राम और सीता को। किसने कहा? किसी ने नहीं। मन का संशय, मन का भूत। तो गुहा ने सोचा, संकल्प किया कि मेरी सेवा है रामचंद्र के प्रति, उनको सुरक्षा दे। किसने उनको ये सेवा दी? किसी ने नहीं, खुद ही ले ली। और गुहा ने अपने हाथ में बाण लेकर झाड़ियों के पीछे लक्ष्मण के ऊपर वो बाण तैनात करके सावधानी से परिक्रमा कर रहे थे कि कहीं लक्ष्मण लपके रामचंद्र की ओर, मैं उनको मार दूं। जय श्री राम, राम को मैं बचाऊंगा। तो लेकिन लक्ष्मण के प्रति संदेह था। अब गुहा को घूमता हुआ देखकर गुहा के सैनिक गुहा को देखकर सोचने लगे, ये अपने राजा को क्या हुआ? तो किसी सैनिक ने कहा, लगता है केवल इस वन के राजा बनने में इनको संतोष नहीं, अयोध्या का राजा बनना चाहते हैं। राम को मारने के लिए देखो कैसे तीर लगा के बैठे हैं। तो अफवाहें बढ़ने लगी, रूमर मॉन्गरिंग। तो सब सेना ने, गुहा के सैनिकों ने कहा, हम रामचंद्र की रक्षा करेंगे, गुहा से उसको बचाएंगे। और सब हाथ में बाण लिए गुहा के ऊपर निशाना साधकर पीछे पीछे घूम रहे थे। उस रात्रि को उस वन में केवल 2 ही लोग शांति से सो रहे थे, सीता और राम। बाकी सब चिंताग्रस्त घूम रहे थे। लेकिन रामचंद्र जी ने हर एक को अपने साथ जुड़ने का अवसर दिया। इक्विटी और इंक्लूजन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये अयोध्या कांड के अंतर्गत जो संस्कृति है, ये पहला विषय है। दूसरा, जब किष्किंधा में हम जाते हैं तो किष्किंधा का जो कल्चर है उसको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या है? सुग्रीव। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपने साथ जोड़ लिया। और ये गवर्नेंस का 5वां पहलू है। वो क्या है? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसका अर्थ क्या है? जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हों, जो भी साधन अवेलेबल हों, ये ना देखो कि ये अच्छा है बुरा है, जो भी है प्रयोग तो करो। तो सुग्रीव जब आए तो लक्ष्मण सुग्रीव के सामने रामचंद्र जी का परिचय करते हुए कहते हैं कि लोकनाथ पुरा भूत्वा सुग्रीवम नाथम इच्छति पिता यस्य पुरा हस्य शरणम प्रदा। कि ये रामचंद्र जी जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को आश्रय देते हैं, सुग्रीव का आश्रय लेंगे। तो रामचंद्र जी स्वयं सीता देवी की खोज में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये वानर सेना को लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कई बार चाहे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कितना भी शक्तिशाली और सक्षम क्यों न हो, उन्हें अन्य लोगों का साथ लेना पड़ता है और उस समय तात्कालिक रूप से जो उपलब्ध हो उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो रामचंद्र जी ने ये अलायंस बनाया। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये 5वां पहलू है गवर्नेंस का। छठा पहलू गवर्नेंस का है रेस्पॉन्सिवनेस। सुग्रीव ने कहा कि भाई 4 महीने, अब वाली की हत्या हो गई, अब मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता लूँ, बहुत समय से वेकेशन नहीं लिया, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। रामचंद्र जी माल्यवंत पर्वत पर चले गए लक्ष्मण के साथ। 4 महीने तक प्रतीक्षा करने के बाद सुग्रीव का नामो निशान नहीं। रामचंद्र लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण मैं बहुत क्रोध में हूँ, जाकर सुग्रीव को संदेश दो। लक्ष्मण ने कहा, क्या संदेश? ये न संकुचिता पंथा ये न वाली हतोगता समय तिष्ठ सुग्रीव माँ वाली हत मनगता। जाके बताइए कि जिस मार्ग से मैंने वाली को मृत्यु के द्वार भेजे थे वो मार्ग अभी भी खुला है, जाके संदेश दो। लक्ष्मण कहता, संदेश क्यों, जाके मार ही देता हूँ। रामचंद्र का नहीं, जाके संदेश दो। फिर सुग्रीव भागे भागे आए और जब रामचंद्र जी ने उनको स्वीकार किया, उनको कुछ प्रताड़ित करने के बाद उनको फिर सेनानायक के रूप में नियुक्त किया। वार्निंग दिया कि भाई जो रेस्पॉन्सिवनेस आपका होना चाहिए था वो नहीं दिखा, लेकिन फिर भी आप इतने बुरे नहीं कि मैं आपका बहिष्कार कर दूं। तो इसलिए रेस्पॉन्सिवनेस अर्थात जो भी हम एग्जीक्यूशन का बीड़ा उठाएं, विद इन टाइम लिमिट उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अगर रेस्पॉन्सिवनेस नहीं हो तो गवर्नेंस बुरी तरह हिल जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। जैसे मैं IIT खड़गपुर में प्रोग्राम के लिए जा रहा था, मेरे साथ अमेरिका से 2 मित्र थे।
हम लोग का फ्लाइट कलकत्ता में लैंड हुआ, अनाउंस हुआ कि आज बंगाल बंद है। तो मैं बाहर आया तो मुझे गार्लैंड के साथ स्वागत किया गया। तो मैंने अपने ऑर्गेनाइज़र को कहा आज बंगाल बंद है, 3 घंटे का रास्ता है कलकत्ता से खड़गपुर, तो प्रोग्राम कैंसिल होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रोग्राम चालू है। तो मैंने कहा भाई बंगाल बंद है, गाड़ी कैसे जाएगी, प्रोग्राम कैसे चालू है, 3 घंटे का रास्ता कैसे अपन पूरा करेंगे। बोले हम आपको एम्बुलेंस में लेने आए हैं। इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो हम लोग एम्बुलेंस में बैठने लगे। मेरे अमेरिका के दोनों मित्र पूछने लगे एम्बुलेंस में क्या कर रहे हैं हम। तो हमने कहा भाई बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि पहले समझाना होगा बंद क्या होता है, उसी में आधा घंटा चला जाएगा। बैठो पीछे आप लोग, मैं सामने बैठता हूँ। रास्ते में कुछ लोगों ने रोका और कहा हम देखना चाहते पीछे कौन है। मैंने कहा देख लो। तो मेरे दोनों मित्र ब्रेकफास्ट लेने के बाद गले में हार था, ऐसे लेटे हुए थे। वो लोग अंदर देख के बोलते इनकी आत्मा को शांति मिले। और देखते ही देखते 3 घंटे में हम लोग पहुँच गए। तो हाँ, हो सकता है हमारे प्लान्स में कई अड़चने बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर रेजिलियंस होगा तो रेस्पॉन्सिवनेस भी संभव है। तो ये प्रकृति अर्थात सुग्रीव के अंदर संकल्प था, लेकिन बीच बीच में डिविएट होने की टेंडेंसी थी। इसको कहते हैं प्रकृति। ये संस्कृति से अलग है। अयोध्या में संस्कृति, वहाँ पर जो है पत्थर की लकीर। प्रकृति मतलब कभी करेगा कभी नहीं करेगा, भरोसा नहीं, लेकिन लेट्स नॉट गिव अप, गिव देम चांस, गिव देम एसोसिएशन, दे में ट्रांसफॉर्म। तीसरा है लंका का जो कल्चर, वो क्या है, विकृति। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं अंतिम 2 गवर्नेंस के जो पहलू, और वो है अकाउंटेबिलिटी। 7वां, रावण जो था, कई रानियां उनकी थी और कई लोगों को बलपूर्वक लेके आया था। और मारीच को जब कहता है कि जब सीता देवी को आप उठा के ले आओ, मारीच उसको एडवाइस करता है प्रसिद्ध लंकेश्वर राक्षसेंद्र लंकाम प्रेक्ष भवसाधु कचारे, अपने 10 सर को बराबर कायम रखना चाहते हो तो मेरा एडवाइस सुनो, सीता को छोड़ दो, ये प्लान छोड़ दो, नहीं तो समाप्त हो जाओगे। लेकिन रावण लगा हुआ था, और क्योंकि रावण के अंदर कोई कैरेक्टर नहीं था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, विभीषण भी बड़े दुखी हुए। और विभीषण का नाम विभीषण क्यों पड़ा? विभीषण मीन्स वन हु कॉजेस ट्रेमर इन रावण's heart. Why? Because he was asking hard questions. He was fearless to ask hard questions. None of the money and the gold in Lanka could silence विभीषण। कई बार लोगों को लगता है पैसे दे के चुप कराओ, विभीषण को वो चुप नहीं करा पाया, इसलिए रावण बहुत घबराता था। और विभीषण वॉज अकाउंटेबल, रावण वॉज नॉट। इसलिए विभीषण ने सोचा जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं वहाँ नहीं रहना, छोड़ के निकल गए। और तब 8वां जो पहलू आता है वो है ट्रांसपेरेंसी। हाँ, सो ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब विभीषण आए तो रामचंद्र जी को शरण देने के लिए तैयार थे, लेकिन सुग्रीव ने कहा नहीं, रावण का भाई है, वी शुड नॉट अलाउ हिम। तब रामचंद्र जी ने स्वयं सुग्रीव को साइलेंस नहीं किया। रामचंद्र जी ने अनेक वानरों का मत लिया कि भाई क्या करना चाहिए, और सब लोगों का मत सुनने के बाद हनुमान जी को कहा। और जब हनुमान जी ने कहा कि भाई ये तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन आपका शरण लेने आया है, तब रामचंद्र जी बहुत ही पारदर्शी रूप से सबके सामने सबका मत लेकर ये निर्णय लेते हैं कि हाँ, हम इनको स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार ये हम 8 पहलू जो देख रहे हैं राम राज्य के अंतर्गत, वो कि पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, कंसेंसस, इक्विटी एंड इंक्लूजन, effectiveness and efficiency, and responsiveness, accountability and transparency, इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्ष में जो हम सरकार के जितने कार्य देख रहे हैं गवर्नेंस के अंतर्गत, उसमें सबसे पहले पॉलिसी में, जैसे आज सुब्रमण्यम सर ने कहा कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग को नियुक्त करना, ये पॉलिसी को एक नई दिशा दी। उसके कारण प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, और प्रॉस्पेरिटी के लिए जीएसटी, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ बिजनेस के लिए हर प्रकार से व्यवस्था सरकार ने की। फिर पॉवर्टी एलिवेशन के लिए 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को नियुक्त करके एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करना। और ये सब हो लेकिन पीस न हो तो क्या? तो मॉडल ऑफ
पुलिस एक्ट वगैरह जो 2015 में, और एक कॉमन नंबर जिससे इमरजेंसी के लिए लोग सूचना दे सकें, ये सब पुलिसिंग को और इफ़ेक्टिव करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी हम लोगों को बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए किया गया। और फिर ये सारे गवर्नेंस के मॉडल्स को रिव्यू करने के लिए पीयर रिव्यू और पीरियोडिक रिव्यू के लिए जो गवर्नेंस इंडेक्स तैयार किया गया, ये 5 बातें मैं कह सकता हूँ आज हम यहाँ पर खड़े हैं। मैं एज अ साधु, रिसेंट में मुझे IIM नागपुर में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में नियुक्त किया गया। तब मैंने प्रोफेसर भीमराव मैत्री जो कि डायरेक्टर थे उनको कहा कि भाई मैं तो भगवा में हूँ, सैफरन में हूँ, भगवा व्यक्ति प्रोफेसर बन सकता है क्या? तो उन्होंने कहा अगर कोई मुख्यमंत्री भगवा में हो सकता है तो प्रोफेसर क्यों नहीं हो सकते? तो वाराणसी का पुनर्निर्माण, अयोध्या नगरी में रामलला की प्रतिष्ठा, केदारनाथ में, उज्जैन में महाकाल, और ओवरऑल जितना धार्मिक जीर्णोद्धार हम देख रहे हैं, जिस तरह अयोध्या नगरी में हम लोगों का सम्मान किया गया साधु संतों का, हम देख रहे हैं द एंटायर वेव इज मूविंग इन द डायरेक्शन वेयर द 4 पिलर्स ऑफ राम राज्य आर कमिंग इन टू प्ले। शास्त्र को पालन करते हुए मोदी जी ने पिछले 11 दिन तक प्रतिष्ठा के पहले कड़क अनुष्ठान पालन किया, साधु संतों का सम्मान, और उसके बाद जब हम शासन को देखते हैं और समाज के नीतियों को अपनाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वास्तव में सुशासन कायम है। और मैं रामभाव मालगी प्रबोधिनी, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे और उनकी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं कि आज इस भव्य समारोह में गोवर्धन इको विलेज और इस्कॉन को सहभागी होने का अवसर दिया और मुझे अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।